इस पूरे हफ्ते के मैंने अखबार पलट कर देखे, मैंने सोशल मीडिया में जो कीवर्ड्स चले उनको देखा, तो मैंने एक चीज़ पाई कि इस हफ्ते जो बड़ी खबरें रही हर दिन वो पार्लियामेंट से जुड़ी ही रही। कोई ना कोई खबर पार्लियामेंट से ऐसी आ जाती या कोई ना कोई डिबेट का ऐसा हिस्सा आ जाता जो वायरल हो जाता या फिर जिसमें कोई ऐसी बात निकल आती जो अखबारें हेडलाइंस बनाती। तो मैंने सोचा कि इस हफ्ते का जो टॉपिक है वो पार्लियामेंट के अराउंड ही रखा जाए। मॉनसून सेशन भी चल रहा है, रोज़ कोई ना कोई खबरें आती है और पिछले एपिसोड में जैसा इस शो के जो को होस्ट हैं, जो मेरी साथी हैं, जो दूसरी पैनलिस्ट हैं प्रीति, उन्होंने बताया था कि वो छुट्टी पर जा रही है, तो फिर मैं आपके लिए एक नई मेहमान, एक नई पैनलिस्ट को खोज कर लेकर आई हूँ। हमारे साथ इस शो में आज अंजलि हैं। अंजलि, मैं चाहूँगी कि आप खुद ही अपने एक्सपीरियंस के बारे में, आपने क्या क्या कवर किया है, आपकी क्या जर्नी रही है, क्या बैकग्राउंड रहा है, आप पहले दर्शकों ये आप मेरे साथ अच्छा नहीं कर रही हैं। किसी शख्स को ये कहें कि आप अपने बारे में ही बताएं, मतलब ये तो थोड़ा मुश्किल है। क्योंकि मैं थोड़ा थोड़ा जानती हूँ ना कि अंजलि बहुत सीनियर जर्नलिस्ट है। अंजलि ने हेल्थ, लाइफस्टाइल, पॉलिटिक्स, ग्राउंड रिपोर्टिंग, इलेक्शन रिपोर्टिंग सब करी है। मतलब ये वन एंड वो पैकेज होता है ना, जैसे कुछ भी बड़ी खबर आए तो ऐसे न्यूज़ मैं झालमुड़ी हूँ। सब कुछ है इसमें, मूंगफली भी है, मूड़ी भी है, सब कुछ है, नींबू भी निचोड़ा। मैंने काफ़ी साल से मैं कहूँगी 99 में मैंने अपनी ट्रेनिंग शुरू की थी रिपोर्टिंग में जी से, और अब साल गिन लीजिए, मेरी मैथ्स ख़राब है तो मेरे ख्याल से समथिंग ओवर 20 ईयर्स जर्नलिज्म में स्पेंड किया है। मैं प्योरली टेलीविज़न में काम करती रही हूँ और पहली बार मैं अब डिजिटल पे काम कर रही हूँ और आप लोगों के साथ आई हूँ काम करने, तो मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। जब मैं हिस्ट्री देखती हूँ तो 22 महिलाएं थी उस टाइम, जो फ्रीडम फाइटर्स थी वो महिलाएं ही आई थी पार्लियामेंट पहुंचकर। अब थोड़ा मामला बदला है, अब हमें ऐसी महिलाएं भी दिखती हैं जिनका बहुत पॉलिटिकल बैकग्राउंड ना रहा हो, जिनका फैमिली पॉलिटिक्स में नहीं रही हो, वो महिलाएं भी आजकल सामने आती हैं। तो रिप्रेजेंटेशन तो बढ़ रहा है, लेकिन मुद्दे क्यों उस तरह से सामने नहीं आते? अब वैसे तो अगर हम इस करंट लोकसभा को देखें तो एक बहुत बड़ी चीज़ का दावा किया जा सकता है, वो ये कि अगर राज्यसभा और लोकसभा को मिला लें तो 100 के पार आपकी महिलाएं हैं। 78 के करीब मेरे ख्याल से लोकसभा में हैं और ऐसी मेरे ख्याल से 25 के करीब आपकी, 20 के समथिंग है, आई एम नॉट टू श्योर अबाउट द नंबर्स, बट मैंने कहीं पढ़ा था ये काफ़ी साल पहले जब हुआ था कि 100 के पार। तो ये एक बड़ा क्लेम है और जैसा कि आप कह रही हैं कि रिप्रेजेंटेशन भी अब थोड़ा सा एक अलग से स्पेक्ट्रम में हो रहा है, हर तबके की महिला आ रही हैं। लेकिन 22 का नंबर जो आपने कहा कि पहली लोकसभा 1952 की, तब से लेकर के अब तक कितना फर्क आया? 22 से 78। क्या इसको हम अच्छा कहेंगे? क्या इज इट गुड? बहुत लोग मुझे ये कहते हैं कि ये तो हिस्टोरिक है, ये तो ऐतिहासिक है कि इतनी सारी महिलाएं आ गई। आपकी पॉपुलेशन कितनी है महिलाओं की? 48% से थोड़ा ऊपर आप महिलाओं का आपका पॉपुलेशन है, तो क्या आधे जो आपकी पॉपुलेशन है, जनसंख्या है, क्या उसका रिप्रेजेंटेशन हमारी संसद में हो रहा है? नहीं हो रहा है। स्पेक्ट्रम ऑफ रिप्रेजेंटेशन जो आप कह रही हैं कि किस तरह का रिप्रेजेंटेशन हो रहा है, हाँ उसमें थोड़ा बदलाव आए, क्योंकि जो आप कह रही हैं कि पहले क्या था कि एक कोई नेता है, उनकी बहन भी नेता हैं, उनकी मदर भी नेता हैं, उनके चाची भी नेता हैं, तो वो सब पार्लियामेंट में आ जाते थे। लेकिन वो अब बदल रहा है। हमारी राष्ट्रपति ही, जिनको हम देख सकते हैं एक एग्जाम्पल के तौर पे देख सकते हैं, तो वो बात मैं आपकी मानती हूँ, पर मुझे अभी भी ये लगता है कि ये बात सच है कि महिलाओं का जो रिप्रेजेंटेशन है वो अंग्रेज़ी में उसे डिसमल कहेंगे और हिंदी में उसको मैं कहूँगी कि मेरे लिए तो एक महिला होते हुए मुझे दुख होता है कि हमारे देश में महिलाएं हर जगह, बैंकिंग सेक्टर में एक टाइम पे देखते सब जगह महिला थी, प्राइवेट सेक्टर में हर जगह महिलाएं टॉप पे आ रही हैं, तो फिर पार्लियामेंट में क्यों नहीं उनके लिए जगह बन पा रही है? ये दिस इज स्लाइटली सैडनिंग फॉर मी। अंजलि, जो बात आप कह रही थी उस बात से मैं भी सहमत ही हूँ, क्योंकि ये कहा जाता है ना कि जो इंडियन पार्लियामेंट है वो इंडियन सोसाइटी का रिप्रेजेंटेशन करने वाली पार्लियामेंट है, क्योंकि यहाँ डायरेक्ट नेता चुन कर जाते हैं। तो जो अनफेयर है, मतलब जितनी महिलाएं हैं सोसाइटी में उतनी महिलाएं वहाँ रिप्रेजेंट करने के लिए तो हमें नहीं ही है। अब जो महिलाएं वहाँ हैं अंजलि, उनमें भी अभी भी अगर मैं याद करूँ तो मुझे कुछ गिने चुने नाम ही हैं जो सामने दिखते हैं, याद आते हैं। अभी रिसेंटली मैं प्रियंका चतुर्वेदी का कुछ दिन पुराना एक ट्वीट देख रही थी जिसमें उन्होंने डाला था कि विमेन इन पार्लियामेंट, और वो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जिस दिन थे उस दिन का ट्वीट था। तो 10, 12, 13 महिलाएं थी।
उसमें से मैं खुद भी 5, 6, 7 महिलाओं को ही पहचान पाई, जबकि मैं तो मीडिया से जुड़ी हुई हूँ। मैं तो जब भी पार्लियामेंट से फीड आती है, पूरी स्पीच आती है, मैं वो स्पीचेस सुनती हूँ और पिछले 2-3 साल से तो मैं लगातार सुन ही रही हूँ। फिर भी मैंने उन महिलाओं को कभी नहीं देखा, उनकी बात नहीं सुनी, उनके बारे में नहीं जाना। और एक बात बताऊं, मैं अगर आपको जेन्युइनली बताऊं, कई लोग इसको कहेंगे कि ये बेकार की बात है, लेकिन मेरा ये मानना है उनको पहचानना ज़रूरी भी नहीं है। मीडिया में है या नहीं है, अगर मान लीजिए 50 महिलाएं हैं या 78 ही हैं, चलिए सही नंबर पे बोलते हैं, 78 महिलाएं ही हैं, उन 78 के 78 को हमारा पहचानना ज़रूरी नहीं है। ज़्यादा ज़रूरी क्या है कि उनका वहाँ होना, और उससे भी ज़्यादा कि वहाँ उनका इससे ज़्यादा नंबर में होना। तो क्योंकि मीडिया का क्या है, मीडिया का हमारा क्या है, हम महिला के जैसे कि आप भी मुझसे कुछ पहले बात कर रही थी ऑफ स्क्रीन, जब हम बात कर रहे थे कि बैग के बारे में हम बात कर रहे हैं कि एक महिला है जो काम काजी महिला रही हैं, उन्होंने अपना बैग रख दिया, अब नीचे रख दिया, ऊपर रख दिया, कहीं और रख दिया, बैग के अंदर क्या रख दिया, क्या पहन के आई हैं, क्या खाती हैं, किससे शादी की है, किससे प्रेम प्रसंग चल रहा है, कितने बच्चे हैं, बाल कैसे बने हैं, किस रंग की लिपस्टिक लगाती हैं। तो इन चीज़ों पे मीडिया का ज़्यादा ध्यान जाता है, ज़्यादातर मीडिया का। ऐसे में उन महिलाओं के नाम को पहचानना, उनके चेहरों को पहचानना उतना ज़रूरी नहीं है जितना उनको वहाँ जा कर के काम करने देना है। और दिक्कत इस बात की है कि हमारे देश में, आप सोनल आपने भी अपनी रिसर्च की होगी, कितने देश ऐसे हैं जिनमें विमेन रिप्रेजेंटेशन को पुश किया जाता है, या तो किसी न किसी कानून, लेजिस्लेशन या किसी अफर्मेटिव एक्शन के जरिए। हमारा देश एकदम मतलब चौंकाने वाली बात है कि इतने साल हो चुके हैं, हमारा देश ऐसा कुछ नहीं करता है, और बात तक होती है इस बात की तो उसको ठंडे बस्ते पे डाल दिया जाता है, और उस वक्त ऐसी बातें कही जाती हैं कि महिलाओं को खुद शर्म आ जाती है कि क्या करें भाई, जब हमारे संसद में बैठे नेता इस तरह की बातें करते हैं तो शायद अभी उनकी पॉलिटिकल मैच्योरिटी आई नहीं है कि वो महिलाओं को उनके जेंडर से सेपरेट करके, उनके लिंग से अलग करके उनको एक इंडिविजुअल और एक पॉलिटिशियन के तौर पर देख सके। मुझे ये लगता है। और आप जो बात कह रही हैं, जैसे जैसे आप ये बात कर रही थी, मुझे ना अलग अलग वो इवेंट्स याद आ रहे थे। आजम खान का स्टेटमेंट, जिसका जवाब स्मृति ईरानी ने दिया था, और समाजवादी पार्टी तो रिपीट ऑफेंडर है। हाँ, और नुसरत जहां और मिमी चक्रवर्ती जब पहली बार संसद पहुंची थी और उन्होंने जो कपड़े पहने थे उसको लेके बहुत हेडलाइंस बनी थी कि ये कैसे ऐसे जा सकती हैं। मुझे प्रियंका गांधी का भी एक याद है, जिसमें कहा गया था कि ये जीन्स पहनकर दिल्ली में रहती हैं और जब अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में जाती है तब ये साड़ी पहनकर, ब्लैक टी शर्ट उन्होंने पहनी थी जीन्स के साथ, और वॉक के लिए निकली थी वो राहुल गांधी के साथ। और वो फोटो मैं आपको बता रही हूँ इतनी वायरल हुई थी और हर चैनल में इतनी और हर जगह इतनी दिखाई गई थी कि आज तक मुझे याद है कि ब्लैक टी शर्ट टाइप का पहन करके और मफलर डाल के निकली। तो यही ऑब्सेशन है हमारा, दिक्कत यही है। और दूसरी बात यह है कि जैसे ये महिलाएं पार्लियामेंट में कुछ बोलती हैं, आप महुआ मोइत्रा के बैग का जिक्र कर रही थी, महुआ मोइत्रा जब भी बोलती हैं, स्मृति ईरानी जब भी बोलती हैं, या कोई महिला अगर बहुत वोकल है या वो गुस्सा करके बोल रही है, अब बहुत स्ट्रांगली अपनी बात कर रही है, तो कहा जाता है कि ये ड्रामा कर रही हैं, ये ड्रामा क्रिएट कर रही हैं, देखो अटेंशन के लिए। ये स्मृति ईरानी को तो चलो आप ये कह सकते हो कि उनका बैकग्राउंड रहा है एक्टिंग का, तो उससे रिलेट करके लोग ऐसे जोक बनाते रहते हैं कि अभी भी इनके अंदर की एक्टिंग तो बहुत बची हुई है, इसीलिए ये ऐसा करती हैं। लेकिन जो महिलाएं एक्ट नहीं करती, जो सिंपली अपनी बात कहती हैं, उनको कहाँ याद रखा जाता है? क्या उन्हें सुना जाता है? उन्हें मीडिया में भी जगह मिलती है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि आप जब तक थिएट्रिक्स सामने नहीं रखते हैं तब तक आप कैमरा आपके ऊपर फोकस ही नहीं करता है। कैमरे के लिए शायद थिएट्रिक्स ज़रूरी है क्योंकि वो एक उसका अभिन्न अंग है, लेकिन कैमरा ही तो देश नहीं है ना, कैमरा संसद नहीं है। संसद का काम कुछ और है, लोगों का एंटरटेनमेंट तो संसद का काम नहीं है। लेकिन आप इस बात को बिल्कुल सही कह रही हैं कि जब वो कुछ करती हैं तो उसको ड्रामेबाजी कह दिया जाता है। और दिक्कत क्या, ये एक विशियस सर्कल है, ठीक है, कैच 22 सिचुएशन भी जिसको बोलते हैं, कि बिना ड्रामेबाजी के या थिएट्रिक्स के मीडिया कवरेज नहीं है, और मीडिया कवरेज होती है ऐसे लोगों की तो उनको ड्रामेबाज कहा जाता है। तो आखिर महिलाएं करें तो क्या करें? आप मुझे ये बताइए कि इस तरह की ड्रामेबाजी की ज़रूरत मेल एमपी को नहीं पड़ती हैं। आप मेल, जो हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, आप मेल एमपी कितने यहाँ पर 2-2 शादी कर चुके हैं किसी को नहीं पता होता है, कितनों के बच्चे हैं कि नहीं हैं किसी को नहीं पता होता है, किसी को ये भी नहीं पता होता है कि वो किस तरह के कपड़े पहन के आते हैं। कभी कभार होता है कि हम उनके कपड़ों पर फोकस करते हैं, वो कभी कभार होता है, लेकिन ये एक स्टैंडर्ड रिपोर्टिंग का पैटर्न जो है, या हम सब का एक समाज के तौर पर जो दिलचस्पी है, वो
इन्हीं चीज़ों पे जाती है। और जैसा कि आपने बिल्कुल सही कहा कि संसद क्या है, ये आपके समाज से तो अलग नहीं हो सकती ना, उसी का एक माइक्रोकॉस्म सा हो गया है, वो वही आपको रिप्रेजेंट करेगा, उसी का प्रतिनिधित्व करेगा जो आपके समाज में हो रहा है। तो समाज में जब तक महिलाओं को वो जगह नहीं मिलेगी, तो क्या तब तक आप मानती हैं कि संसद में वो जगह मिल जाएगी? क्या हम संसद में महिलाओं को उतनी रिस्पेक्ट और उतनी आवाज़ और उनकी आवाज़ को उतना बुलंद कर सकते हैं जब समाज में नहीं कर सकते हैं? आप क्या मानती हैं? और मैं तो मानती हूँ कि हमें मतलब रिप्रेजेंटेशन भी बढ़ाने की ज़रूरत है, और जो महिलाएं तथाकथित ड्रामा नहीं करती हैं उनकी बात को भी उतने ही सीरियसली सुनने की ज़रूरत है, उतने ही कवरेज देने की ज़रूरत है। मुझे ये याद आ रहा था, कितने ही ऐसे एमपीज़ हैं जिनके क्रिमिनल रिकॉर्ड्स भी होते हैं, जिन्होंने कोई ना कोई क्राइम भी किया होता है, जिनके ऊपर केसेस चल रहे होते हैं, लेकिन उस बारे में चर्चा नहीं होती। कोई पुरुष एमपी क्या पहन कर आया है, मुझे याद नहीं कि कभी वो हेडलाइन बना होगा या कभी उस पर फ्रंट पेज की हेडलाइन नहीं होगी, लेकिन स्मृति ईरानी जैसी महिला की भी साड़ी के ऊपर हेडलाइंस बन चुकी हैं। मुझे आज भी वो अखबार की हेडलाइन याद आ रही है। मैं आपसे ये पूछना चाह रही थी कि ये जो ड्रामा शब्द है, इसको महिलाओं के ही आसपास क्यों बुना जाता है या उन्हें क्यों लेबल किया जाता है? जब कोई पुरुष एमपी कोई बहुत ऐसी स्पीच देता है जो बहुत स्ट्रॉन्ग है या जो बहुत चर्चा का विषय बन जाती है, तो अलग शब्द इस्तेमाल होते हैं। महिलाओं की ही बात पर ड्रामा या ड्रामा क्वीन या फिर नाटक, ऐसे शब्द क्यों इस्तेमाल किए जाते हैं? मैं इसको थोड़ा सा एक अलग तरीके से भी टैकल करना चाहूँगी। चलिए, स्मृति ईरानी का जैसे आपने जिक्र किया, स्मृति ईरानी ने जब पहली बार पॉलिटिक्स में कदम रखा था तो उस वक्त रिपोर्टिंग करने के लिए मैं गई हुई थी। मुझे याद है चांदनी चौक की गलियों में हम गए हुए थे, कपिल सिब्बल उनके अगेंस्ट खड़े हुए थे और वो पहली बार उस वक्त अपनी किस्मत आजमा रही थी। वो बहुत फेमस थी उस टाइम पे और वो काफ़ी युवा थी, बहुत युवा थी। मैं आपको ये बताऊं कि मैं भी एक युवा रिपोर्टर थी और उनमें और मुझ में शायद सिर्फ 1 साल का फ़र्क था। और उस वक्त वो जब पहुंची वहाँ पर, वो बहुत ज़्यादा फेमस थी। आप सोच सकते हैं कि चांदनी चौक की गलियों में क्या सीन रहा होगा कि स्मृति ईरानी गलियों से चल के जा रही हैं और सब लोग देख रहे हैं। तो स्मृति ईरानी ने उस वक्त एक डिसीजन लिया था और वो मुझे पूरा यकीन होगा कि एक कॉन्शियस डिसीजन, सोच समझ करके लिया हुआ फैसला रहा होगा कि उन्होंने अपने पोशाक, अपने हाव भाव को उसी पे फॉर्म किया जो उनका एक टेलीविज़न का किरदार था जो कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर था। तो उस वक्त वहाँ जो रिस्पॉन्स आ रहा था, सब लोग कह रहे थे ओ तुलसी आई है और सब देखने के लिए आ रहे थे। तो वो मैं देख पा रही थी। और उसके बाद उनकी जिस तरह से मुझे याद है जिस दिन वोटिंग हो रही थी तो तुर्कमान गेट का एक पोलिंग स्टेशन था, वहाँ पर मेरी ड्यूटी लगी हुई थी। सुबह 6 बजे से हम खड़े हो जाते थे कि भाई आज ये ऐसी वोटिंग हो रही है, तो कुछ वहाँ पर वो आई थी देखने के लिए कि क्या गड़बड़ी हो रही है, कुछ ये चेक करने के लिए आई हूँ। तो वहाँ पे किसी ने, कार्यकर्ता ने वहाँ पर बदतमीज़ी उनके साथ की, मतलब फिजिकली बदतमीज़ी नहीं की, कुछ ज़ुबानी कुछ उनको कुछ कहा होगा, मुझे याद नहीं है और वो सुनाई भी नहीं पड़ा था मुझे, इसलिए मैं कह नहीं सकती। लेकिन उस वक्त उन्होंने काफ़ी ज़ोर शोर से कैमरे पे आ करके वो बात उठाई थी और उनका एक जो पूरा पर्सोना था वो एक भारतीय नारी और एक सशक्त भारतीय नारी का बिल्कुल उनका सामने आया था। तो अब इस बात को मैंने आपको क्यों बताया, मैं यहाँ से शुरुआत करती हूँ। तो वो जो एक उनके परिधान, उनकी पोशाक, इस पर जो हमारा फोकस उस दिन से शुरू हुआ था, वो न वो उसे छोड़ सकती हैं न हम उसे छोड़ सकते हैं। हमसे मेरा मतलब है मीडिया, और न ही हमारा देश का जो भी इंसान उनको फॉलो करता है या उनको उनकी स्पीचेस को देखता है, ना ही वो उसको छोड़ सकता। कहीं ना कहीं वो अब एक हिस्सा बन गया है। इसलिए आप जो कहती हैं कि हाँ, लोगों का ये कह देना कि ड्रामेबाजी कर रही हैं क्योंकि वो उनके पुराने काम के साथ, उनके पुराने प्रोफेशन और करियर के साथ उसको जोड़ते हैं, वो फिर भी, हालांकि ये सही नहीं है, लोग समझ लेते हैं कि चलिए आपने इस बात का बहाना बना के उन पर ये कटाक्ष किया। लेकिन आप एकदम सही कहती हैं कि जब दूसरे लोगों पे भी बात आती है तो ड्रामेबाजी, जो भी महिला फायरी है, जो भी महिला बोलने में इमोशन दिखाती है, जो भी महिला पुरुष को लपेटे में ले लेती है, जो उसको जुबानी जंग में हरा देती है, उसके लिए यही कहा जाता है। उसको तेज तर्रार महिला को हमेशा कोई नेगेटिव वर्ड यूज किया जाता है।
उसे पॉजिटिवली नहीं देखा जाता। और ये ऐसा नहीं है कि हमारी संसद में ही होता है। मैं आपको बता दूं कि मेरा एक्सपीरियंस जो रहा है, जितने भी लोगों से मैंने बात की है, कॉर्पोरेट कल्चर में भी एक तेज तरार और एक बेबाक तरीके से बोलने वाली महिला को अलग बात कही जाएगी, उसको एक प्रॉब्लम माना जाएगा, लेकिन वही कैरेक्टरिस्टिक्स एक पुरुष में उसे लीडर बनाएंगे, लीडरशिप क्वालिटीज होंगी। तो वही चीजें अगर कोई महिला बहुत ज्यादा वक्त अपने घर को और अपने काम को सही बैलेंस में वक्त देगी, तो उसको कहा जाएगा ये तो काम पे ध्यान नहीं देती है, लेकिन आदमी के साथ उसे वर्क लाइफ बैलेंस कहा जाएगा। तो जो क्वालिटीज पुरुष में पॉजिटिव होती हैं, वो कहीं ना कहीं जब वही महिला महिला में देखी जाती है, उनको एक नेगेटिव जामा दे दिया जाता है। तो ये सब हमारी कंडीशनिंग और हमारे समाज से उत्पन्न हो रहा है, और उसको जब तक हम अपनी कंडीशनिंग और अपने समाज में ये बदलाव नहीं लाते हैं, तो तब तक हम उम्मीद भी नहीं कर सकते हैं कि संसद में महिला सांसदों के प्रति हमारा रवैया बदलेगा। यहाँ मैं बहुत लंबा बोल चुकी हूँ, मुझे इस बात का पूरा मुझे पता चल रहा है, मुझे इल्म है, लेकिन मैं ये बोलना चाहूँगी, सरप्राइजिंगली which is the country, if you look at, which has maximum number of women in their parliament, in their legislative body, it is Rwanda। और उसकी पीछे वजह क्या रही है? वहाँ पुरुषों का नरसंहार हो गया था 1994 में, तो पॉपुलेशन ही उनकी कम हो गई, तो उनके पास स्थिति ऐसी हो गई कि उन्होंने 30% का कोटा रखा हुआ था, रिजर्वेशन था, लेकिन उसको कहीं ज़्यादा पार करके वहाँ पे 61%, 61.3 आई थिंक, मेरे ख्याल से, जहाँ तक मुझे लगता है, इतना वहाँ पर महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन है। तो ऐसा नहीं है कि समाज चाहे तो बदल नहीं सकता, समाज चाहे तो बदल सकता है, लेकिन अगर अमेरिका जैसे देश में 27% महिलाएं ही हैं जो रिप्रेजेंट कर रही हैं एक ऐसी पॉपुलेशन को जो कि उनके देश की आधी है, 50%, तो फिर हम अपने देश में थोड़ा, मेरे ख्याल से, अभी इंतज़ार कर सकते हैं। मेरे जीते जी नहीं, शायद आपके जीते जी हो ऐसा कि हम ज़्यादा रिस्पेक्ट से देखने लगे अपनी फीमेल एमपीज़ को। नहीं, आपके जीते जीते ही हो, मैं ऐसा तो बिल्कुल नहीं चाहूँगी। आप जब अपनी बात करी थी ना, तो मुझे वो किस्सा याद आने लगा जहाँ पर मैं कॉलेज पहुँची थी और मैं बहुत डिबेट में पार्ट लेती थी। तो एक प्रोफेसर थे मेरे, उन्होंने कहा कि बहुत पटर पटर करती है लड़की। माय गॉड, मुझे सख्त नफरत है इस तरह की बातों से। सेम डिबेट करने वाले एक लड़के को, जो मेरे सीनियर थे, उनको इंट्रोड्यूस करते हुए कहा बड़ा वाचाल है ये, बहुत बढ़िया डिबेट करता है। तो मुझे बड़ा बुरा लगा कि ये मेरे बारे में ऐसे क्यों शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। और ये तो अब प्रोफेसर के आगे तो कुछ बोल नहीं सकते, क्योंकि नए नए गए थे, डरे हुए भी थे। मैं वहाँ से बाहर निकली, मैंने कहा देखा ये कितने बुरे हैं, इन्होंने आपको ऐसे इंट्रोड्यूस किया, मुझे ऐसे इंट्रोड्यूस किया। कहा नहीं, दोनों ही वर्ड इक्वल है, चाहे वो पटर पटर बोले, चाहे वाचाल बोले। वाचाल भी थोड़ा सा कभी कभार नेगेटिव कॉनोटेशन वैसे रहती है, बट तो उन्होंने मुझे तो ये बोलकर शांत करा दिया था। लेकिन मुझे बड़ा बुरा लगा कि उनके बारे में जब बता रहे थे, वो क्वालिटी की तरह प्रेजेंट कर रहे थे कि बड़ा वाचाल है, बहुत बढ़िया स्पीच देता है, बहुत बढ़िया डिबेट करता है, और मेरे बारे में बताया कि ये बहुत बोलती है, ऐसी है, और मतलब उसको नेगेटिव सेंस में ही पोर्ट्रे किया गया। मेरे ख्याल से ऐसा नहीं रहा होगा कि वो आपको पसंद नहीं करते होंगे, उनको आपकी क्वालिटी भी दिखती होगी, लेकिन उसको ट्रिविलाइज कर देते हैं। जो मैं आपसे कुछ देर पहले भी बोल रही थी ना, कि आदत है, बच्ची है, इसलिए उसको ट्रिविलाइज कर दिया, मैंने मजाक कर दिया। लेकिन आपका मजाक कभी कभार, जैसे आप आज तक आपको याद है कि आज आप ललन टॉप के प्लेटफॉर्म में बैठ करके ये बात बोल रही हैं, और खुदा ना करे वो प्रोफेसर साहब देखें तो उनको बुरा लगे इस बात का, लेकिन आप पर इंप्रेशन छोड़ दिया ना उसने, और ये भर दिया कि ज़्यादा बोलना लड़की का अच्छी क्वालिटी नहीं गिना जाता। ये कोई बहुत अच्छी क्वालिटी नहीं है जिसे हम अप्रिशिएट करें या एम्ब्रेस करें। अरे भाई, ज़्यादा बोलेंगे तो कम से कम आपको न्यूज़ एंकर की नौकरी तो मिल जाएगी, तो ज़रूर ज़्यादा बोलें। मैं तो कहती हूँ बिल्कुल खूब बोला करें, बोलने में कोई कमी ना करें, खाने पीने में भले ही कर लें। अब वापस उसी प्रॉब्लम पर आती हूँ जिससे हमने शुरू किया था। अंजलि, जब भी हम देखते हैं कि महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन कम है, कम महिलाएं पहुंच रही हैं संसद में, तो एक लॉजिक हमेशा ये दिया जाता है कि पॉलिटिक्स को ना बहुत गंदी जगह है, बहुत गंदी चीज़ है, ये बोलकर साइडलाइन किया जाता है। जब कोई लड़की बोले भी कि अपने इनिशियल स्टेज में मुझे हेड गर्ल बनना है या मुझे कैप्टन बनना है, तो घर वाले भी थोड़ा से कहते हैं कि तुम ना पढ़ाई लिखाई में ध्यान दो, ये सब बाद में कर लेना। लड़कों को तो फिर भी कहा जाएगा, अगर वो नेतागिरी में जाना ही चाहते, और नेता नगरी निकल रहा था क्योंकि लास्ट एपिसोड उसी का ही हुआ, यहाँ फ्रेम भी उसी बहुत का अच्छा कार्यक्रम है वो भी। हाँ, सौरभ सर का है, और मैं आज भी उसकी स्टूडेंट हूँ।
जिक्र आ गया तो मैंने बता दिया। तो इस पर थी मैं कि लड़के अगर करें तो फिर भी वो एक्सेप्ट हो जाता है। अभी कुछ दिन पहले हमारे यहाँ न्यूज़ रूम में विकास दिव्य कीर्ति आए थे, तो वो भी बता रहे थे कि उनके पिताजी चाहते थे कि वो पॉलिटिक्स में जाएं। ये मुझे नहीं याद कि किसी लड़की के लिए या किसी लड़की ने अब तक, शायद मैंने ज़्यादा पढ़ा नहीं है, जाना नहीं है, इसीलिए किसी लड़की के लिए उसके घर वाले, उसके आसपास समाज वाले ये अप्रिशिएट करके बोलते हो कि तुम ना नेतागिरी करना या तुम पॉलिटिक्स में जाना। तो एक ये जो समाज के बिंदु को बनाया जाता है कि ये अच्छी जगह नहीं है, इसीलिए लड़कियों को साइड रहने के लिए कहा जाता है। बाकी रीजंस ये दिए जाते हैं कि फैमिली को नहीं टाइम दे पाएगी, बैलेंस नहीं होगा, ये बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग प्रोफेशन है, आपको बहुत इन्वॉल्व रहना पड़ता है। तो क्या ये जो बायसनेस है ये भी एक रीज़न है कि महिलाएं नहीं आ रही पार्लियामेंट में ज़्यादा? सोनल, आप तो बात पॉलिटिक्स की कर रही हैं, मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ कि आप ये बताइए कि इतने बड़े बड़े बिजनेस घराने होते हैं, उसमें कब ये कहा जाता है अब जाकर के स्थिति बदलनी शुरू हुई है? क्योंकि उनकी बेटियों ने अपने आप को, और साथ में ऑप्टिक्स भी होता है कई बार, ये कब उम्मीद की जाती है कि बेटी उस बड़े बिजनेस घराने का ताज अपने सर पर रखेगी? हमेशा यही होता है कि बेटा है, बेटा चलाएगा। तो ये जो पूरा कल्चर है कि बेटा है, बेटा ही इस काम को आगे बढ़ाएगा, तो वो कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स में भी जाता है। पॉलिटिक्स में भी यही कहा जाता है कि बेटा जो है वो बनेगा। लेकिन अच्छी बात यह है कि अब हम एक बदलाव देखते हैं। कई पॉलिटिकल फैमिलीज़ भी हैं, घराने हैं ऐसे जो कई सालों से रहे हैं राजनीति में, और अब उनकी बेटियां भी बढ़ चढ़ करके पॉलिटिक्स में हिस्सा ले रही हूँ। और आपने और मैंने भी जो रिसर्च की उसमें मुझे बहुत अच्छा लगा था ये जान करके कि एक ऐसे ही पॉलिटिकल घराने से आने वाली सुप्रिया सुले सबसे ज़्यादा सवाल पूछने वाली महिला भी हैं, सबसे ज़्यादा एक्टिव एमपी भी हैं, और लगातार कई सालों तक कई लोकसभा में वो रही हैं। तो ये एक अच्छी बात है। लेकिन हाँ, कोई भी ऐसा प्रोफेशन नहीं है जिसमें ये कहा जाता हो कि ये महिलाओं के लिए ही सबसे सही और यहाँ सिर्फ महिलाएं होनी चाहिए या इसमें लीडर्स महिलाएं होनी चाहिए। कौन सा ऐसा प्रोफेशन है जिसमें ये कहा जाता है? लीडरशिप रोल्स में कहीं ना कहीं आदमियों के लिए ही जगह बना के रखी जाती है। एक बिग बॉयज क्लब होता है जिसमें मैं आदमी हूँ, मेरा जो सबसे अच्छा प्यारा क्या कहें उसको, प्रोडिजी, या मेरा सबसे अच्छा जो मेरे साथ काम करने वाला मेरा छोटा शिष्य है वो भी पुरुष ही होगा, क्योंकि वो आपके साथ एक कामराडरी बना के रखेगा, उसका एक अलग टाइप का रिश्ता होगा। और महिलाएं कहीं ना कहीं इसमें पीछे छूट जाती हैं। तो ये कहना कि हमारे सोसाइटी में, हमारे समाज में ही इसको बढ़ा चढ़ा के किया जाता है कि पुरुष ही आगे बढ़े और महिला को वो उस तरह से ग्रूम नहीं किया जाता है, वो बिल्कुल सही है। मैं आपकी इस बात को बिल्कुल मानती हूँ। और कहीं ना कहीं जब ये बदलाव आने शुरू होंगे कि और मेरा ये भी मानना है कि आप जब कहते हैं कि बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, उसमें कहीं ना कहीं पढ़ाने के बाद की बात क्या है उस पर भी सोचना पड़ेगा। आपने बेटी बचाई, पढ़ाई, उसके आगे की भी बात करनी, और उसका इससे अच्छा रिप्रेजेंटेशन नहीं हो सकता कि आप अपनी संसद में ही नहीं चलिए। जो पार्टियां हैं वो अपनी पार्टी में ही एक तरीके से ये डिसीजन ले लें कि हम महिलाओं को अब ज़्यादा टिकट देंगे, अब महिलाओं को ज़्यादा अफर्मेटिव एक्शन में आगे ले जाएंगे। और इसमें कोई शक नहीं। मैं आपको एक छोटा सा फैक्ट बताती हूँ। हम सभी जानते हैं कि सबसे ज़्यादा महिलाएं अगर संसद में किसी पार्टी से हैं तो वो बीजेडी से है, छोटी पार्टी है और क्षेत्रीय पार्टी की तरह है, तो वहाँ से सबसे ज़्यादा है। टीएमसी ने भी दिखाया है कि वो ज़्यादा महिलाओं को आगे लाना चाहती है, और कांग्रेस ने भी कहीं ना कहीं इस बात को भुनाने की कोशिश की। लेकिन आपको क्या पता है कि स्ट्राइक रेट अगर हम कहें कि कितना महिलाएं जीतती हैं और कितना पुरुष जीतते हैं, उसमें कोई अंतर नहीं है। महिलाएं पिछली बार में अगर आप देखें तो ज़्यादातर पार्टियों में 70% महिलाएं जितनों को टिकट दिया गया वो आई हैं। तो आपका टिकट बर्बाद नहीं हो रहा है, आप महिला को दे रहे हैं तो वो आ रही है जीत करके। वो जीतने वाला घोड़ा जिसे कहते हैं रेस की जुबान में, वो है, फिर भी आप पार्टी में उनको टिकट देना नहीं चाह रहे हैं। तो ये जो प्रॉब्लम है, वो अगर पार्टीज अपना एटीट्यूड नहीं चेंज करेंगे, चलिए आप नहीं देना चाह रहे हैं संसद में हमें रिजर्वेशन, तो मत दीजिए, कम से कम अपनी पार्टियों में अफर्मेटिव एक्शन तो कीजिए ताकि लगे कि जो बातें आप कहते हैं वो करते भी हैं। और आप जब ये बात कह रही थी तो मैं ना ऐसे जो दिमाग में इमेजेस चलती है ना, मैं वो रिमाइंड कर रही थी। पूरा बायोस्कोप चलता है आपका? हाँ, मैं वो कोशिश कर रही थी कि जो महिलाएं अभी संसद में हैं
वो मुझे कभी किसी महिला मुद्दे पर एकजुट भी नहीं दिखी। एकजुट इन द सेंस, मैं ये नहीं कह रही जो बात प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में कही गई थी कि अगर महिला नेता आई है तो सभी महिलाओं को, महिला नेता को ही आगे लाना चाहिए, क्योंकि वो पार्टी अलग अलग पार्टीज़ में है, अलग अलग पार्टी के जो स्टैंड होते हैं वो उसको भी रिफ्लेक्ट करती हैं। लेकिन जब कोई सांसद बहुत सेक्सिस्ट टिप्पणी करता है, बहुत घटिया टिप्पणी करता है, तब हम कभी नहीं देखते कि पार्टी लाइन से हटकर भी महिलाएं आगे आई हों और एक दूसरे के साथ खड़ी दिखी हों। बहुत कम दिखता है। जयप्रदा जी को मैंने अक्सर देखा है कि वो हालांकि करती हैं क्योंकि उनकी पार्टी रिपीट ऑफेंडर रहती है, बट फिर भी वो उनको मैंने कभी कभी देखा है कि वो साथ खड़ी होती है महिलाओं के। तो इसके पीछे क्या रीज़न होता है कि क्या पार्टी लाइन को फॉलो करना ही ज़रूरी है? वो अपने जो उनके टेक हैं, अपना जो उनका स्टैंड है वो सामने नहीं रख सकती, सामने नहीं ले आ सकती, या वो बचती हैं ऐसा करने से? बचती भी हैं, क्योंकि आप ये देखिए ना कि वो टिप्पणी करने वाला सीनियर नेता होता है, फिर आप अगर जूनियर नेता हैं, आप फर्स्ट टाइम एमपी हैं मान लीजिए, तो आप कैसे उनके खिलाफ कुछ बोलेंगे? वो बात अलग है कि अगर आप जया बच्चन के लेवल की हैं तो आप कर सकती हैं कि आप कह सकती हैं कि लेकिन अगर आप फर्स्ट टाइम एमपी बन के आई हैं और आपके सीनियर पार्टी के नेता ने कुछ ऐसी टिप्पणी कर दी जो महिलाओं के प्रति, चलिए अभद्र नहीं है, अभद्र में तो शायद फिर भी आप झंडा मोर्चा उठा सकते हैं, ऐसी कुछ टिप्पणी है जिसको हल्की सेक्सिस्ट है, अब तब आप क्या कर सकते हैं? आपको पार्टी लाइन के खिलाफ आप बोल नहीं सकते हैं। और अक्सर क्या होता है, इस मुद्दे पे बात भी नहीं हो पाएगी, वो बाहर आएंगे कि उनसे पूछ लिया जाएगा, तो उस वक्त वो इस तरह की किसी भी तरह की बात को कहने से बचेंगे, क्योंकि इंडिविजुअलिटी को खास तौर पे महिलाओं के उसमें देखें आप, अगर महिलाओं के बारे में अगर देखें, इंडिविजुअलिटी को प्रमोट नहीं किया जाता है, उनको कहा नहीं जाता कि आप इतने इंडिविजुअलिस्टिक बने कि आप पार्टी से अलग होकर दिखाई दें। तो सच्ची बात यही है जो आप बोल रहे हैं कि अगर महिला चाहेगी भी, उसके मन में नहीं, उसको क्या लगेगा अगर वो इस तरह की टिप्पणी होते हुए देखेगी अपने सामने किसी दूसरी महिला को? क्या हम सबको बुरा नहीं लगता है? हम सबको लगता है उस वक्त, लेकिन उनकी अपनी बंदिशें शायद होती होंगी, अपनी कुछ मजबूरियां होती होंगी जिसकी वजह से वो नहीं बोलती होंगी। लेकिन कभी कभार मैंने देखा है कि कुछ पार्टी लाइंस के अक्रॉस जाकर के वो एक साथ खड़ी नजर आती हैं, और वो ज़रूरी है। पर एक चीज़ और है सोनल, मैं आपको बताऊं, आपकी जनरेशन की क्लैरिटी बहुत अच्छी है, आपके जनरेशन को जेंडर इश्यूज समझ में आते हैं, आप लोगों को पता है कि क्या सही है क्या गलत है जेंडर इश्यूज़ के मामले में। हमारी जनरेशन को या हमसे पहले की जनरेशन को नहीं पता था। मैं आपको सच्ची बता रही हूँ कि जब मैं छोटी उम्र की, मैं आपको बता दूं कि मैं लेट टीन्स बोलूँ या अर्ली 20s भी हो गए, हमको जेंडर इश्यूज़ के बारे में इतना पता ही नहीं था। हम इसको मान के चलते थे कि ये बात सही है, यही ऐसे ही होता है और यही सही है, क्योंकि हमारा एक्सपोजर नहीं था। तो हमारा एक्सपोजर क्या था? आप इंटरनेशनली ज़्यादा एक्सपोजर कितना होता था आपका? एक कोई अखबार हो गया या एक आध कोई वीकली प्रोग्राम आ जाते थे, वो आप देख लेते। बाकी अगर हॉलीवुड की कोई फिल्म आई तो आपने देख ली। तो आपका एक्सपोजर इतना कम था, लेकिन जो जेंडर इश्यूज़ को लेकर के तो वो और भी मैं कहूँगी बिल्कुल ही सैड था। आप लोगों की जनरेशन की बहुत अच्छी ये बात है कि आप लोगों को ये बातें समझ में आती हैं। और ये कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम ये भी है कि जब मुलायम सिंह यादव जैसी उम्र के शख्स जो उस जनरेशन को बिलोंग करते हैं, वो कहते हैं कि हाँ बॉयज़ विल बी बॉयज़, लड़के तो भाई ऐसे ही करते हैं, लड़के ही होते हैं, तो उनको ये पता भी नहीं है कि वो क्या गलत बोल रहे हैं। दिक्कत ये है कि उनको पता ही नहीं है कि ऐसे में वो गलत क्या बोल रहे हैं। तो जब तक वो एक जनरेशनल चेंज नहीं आएगा ना, और लोगों को पता नहीं चलेगा कि मैं गलत बोल रहा हूँ या मैं गलत कर रहा हूँ, तब तक आप क्या उम्मीद कीजिए कि कोई और उनको ये बताए कि भाई आप गलत कर रहे हैं। फिर तो वो मानेंगे भी नहीं ना, फिर तो वो यही कहेंगे कि भाई मैं तो सही बोल रहा था, ठीक है आकर के मैं माफ़ी मांग लेता हूँ, और माफ़ी मांग के सब ठीक है। बॉयज़ विल बी बॉयज़ की आपने बात की, मैं आज सुबह ही इंस्टाग्राम में से स्क्रॉल करते हैं ना टाइम वेस्ट करने के लिए, तो मैं अपना टाइम वेस्ट कर रही थी, तो मैंने देखा एक पोस्टर देखा जिसमें एक लड़का एक ऐसे पोस्टर लेकर खड़ा है, बॉयज़ विल बी बॉयज़ का नीचे वाला बॉयज़ कट कर लिखा है बॉयज़ विल बी फेमिनिस्ट। मुझे लगा हाउ क्यूट, कितना प्यारा है। वापस उस पर आती हूँ, उसी सवाल पर ये कहा जाता है कि महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन इसलिए बढ़ाने की ज़रूरत है ताकि महिलाओं के मुद्दे सामने आए, उनकी जो बात है, उनकी जो समस्या है, वो क्या सोचती हैं अलग अलग मुद्दों पर, वो चीज़ें सामने आए। जैसे अभी कुछ दिन पहले इस बात पर चर्चा हो रही थी कि लड़कियों की शादी की उम्र 18 से बढ़ाकर 21 कर दी जाए, तो जो पैनल था उसमें सिर्फ एक महिला थी, प्रियंका चतुर्वेदी ने ये बात सामने लाई थी, और फिर उसके बाद उसे स्टडी किया गया और बहुत इस पर खबरें बनी कि
ये क्या है, आप लड़कियों से जुड़े इश्यूज पर बात कर रहे हो, उस पर फैसला लेने जा रहे हो, और उस पैनल में सिर्फ एक लड़की है। मैनल, जिसे अक्सर मैनल कहते हैं। हाँ, मैनल शब्द मैंने पहली बार तभी वो शब्द सीखा था। तो अगर महिलाएं एकजुट नहीं होंगी, महिलाएं एक साथ, जो महिलाएं वहाँ पार्लियामेंट में पहुंची भी है, वो हमें अगर एक स्टैंड पर नहीं दिखेंगी या वो ही महिलाओं की बात करते हुए नहीं दिखेंगी, तो फिर क्या फ़र्क पड़ेगा? फिर हम क्यों इतना इसको पुश करते हैं कि क्या फ़ायदा होगा? मेरा सवाल ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को आना चाहिए इफ़ दे आर नॉट टेकिंग दीज इशूज़। पर मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ सोनल, आप क्यों इतनी सारी जिम्मेदारी उन महिलाओं के कंधे पे डाल रही हैं जो वहाँ चुनकर गई हैं? उन्हीं की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों रहे कि वो महिलाओं का मुद्दा उठाएं, वो महिलाओं की बात करें? क्योंकि अगर आप सोचें, वैसे ही वो इतनी लंबी स्ट्रगल करके वहाँ पहुँची हैं, उसके बाद उन्हें कम्पीट करना है, वहाँ प्रतिस्पर्धा भी है। ऐसा नहीं है कि आप आ गए, पहुँच गए तो हो गया। आपको क्यों, अच्छा अगर आप डेटा देखें लोकसभा का, तो आप एक चीज़ नोटिस करेंगे कि सवाल पूछने वाले जो होते हैं उनकी एज यूजुअली कम होती है। वो फर्स्ट टाइम एमपी, सेकंड टाइम एमपीज होते हैं। क्यों? उसकी वजह ये होती है कि वो अपनी पार्टी में ये दिखाना चाहते हैं कि मैं एक एक्टिव पार्लियामेंटेरियन हूँ, मैं एक एक्टिव सांसद हूँ। तो उनकी कोशिश लगातार यही है कि वो अपने आप को किसी न किसी तरीके से वहाँ पर इस्टेब्लिश करें, वो स्थापित करें। उसके बाद हम उनसे ये भी उम्मीद करें कि वो महिलाओं के मुद्दों को भी उठाएं। मैं मानती हूँ कि उनकी भी जिम्मेदारी बनती है, पर मैं ये भी मानती हूँ कि उनसे भी ज़्यादा जिम्मेदारी बनती है उन लोगों की जो ये डिसाइड कर रहे हैं कि किन लोगों को टिकट मिले और किन लोगों को टिकट ना मिले। महिलाओं के मुद्दों को उठाने वाली बात, जब वो कंफर्टेबल फील करेंगी इस बात को लेकर के कि भाई मैं क्या कर रही हूँ उसका, या मैं किन मुद्दों को उठा रही हूँ उसका मेरे बॉसेस पर फर्क नहीं पड़ रहा है, और अगर मैं अच्छी बात करती हूँ और सच्ची बात करती हूँ, मैं सही काम करती हूँ, तो वो बिल्कुल उसमें कोई, हाँ एग्जैक्टली। लेकिन वो चिंता उनको सताती रहती है। तो फिर अब मैं क्या करूँगी? रिपोर्टिंग में ही देख लीजिए, मैं क्यों चाहूँगी कि मैं हमेशा पॉलिटिकल बीट करूँ? मुझे सीरियस लगना है। मैं कोई अगर हेल्थ की बीट कर लूँगी या मैं कोई लाइफस्टाइल की बीट कर लूँगी, तो मुझे ये लगेगा कि मैं फ्रिवलेस हो रही हूँ और मुझे वो सीरियसनेस से नहीं देखा जाएगा। ये दिक्कत आती है। और ये मैंने, जब हम लोगों ने टीम्स लीड की हैं रिपोर्टर्स की, ये हमने देखा है पुरुषों में और महिलाओं में, दोनों में, कि हम इंपॉर्टेंट बात करना चाहते हैं। और इंपॉर्टेंट क्या होता है? फिर वही इश्यूज होते हैं। आपको फाइनेंस पे बोलना है, आपको होम के इश्यूज पे बोलना है, आपको इंटरनल सिक्योरिटी पे बोलना है, आपको MEA पे बोलना है, आपको इन मुद्दों पर बोलना है जिन मुद्दों को आप मानते हैं कि ये सीरियस इशू है। तो आप सॉफ्ट इश्यूज से दूरी बनाना शुरू कर देते हैं। लेकिन कई बार सॉफ्ट इश्यूज सबसे इम्पॉर्टेंट इश्यूज होते हैं। मीडिया जिन चीज़ों को दरकिनार करती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर मैं बहुत ज़्यादा टाइम नहीं ले रही हूँ तो मैं एक चीज़ आराम से बोलिए, आपके पास पूरा स्पेस है। मैंने कहा था ना, मुझे सौरभ ने बताया, तो आप बिल्कुल ऐसा मत फील करिए कि आप ज़्यादा, मुझे कभी कभी लगता है कि वो एक बटन ऑन हो जाता है मेरा, फिर उसके बाद रुकता नहीं है। तो मैं ये आपको बताना चाह रही थी कि जब स्मृति ईरानी जी को कपड़ा मंत्रालय मिला था, तो कई लोगों ने इस बात को डिमोशन कहा था। उस वक्त मैंने एक स्टोरी की थी, एक पूरा वॉल पे, पूरा शाम के वक्त का मेरा एक 10 o'clock का शो था, उसमें पूरा मैंने डिटेल निकाल के, डेटा निकाल करके ये एक स्टोरी की थी कि कपड़ा मंत्रालय कोई डिमोशन नहीं है। क्योंकि आपको लगता है कि ये प्लम मिनिस्ट्री नहीं है, आपने इसको बोल दिया। वन ऑफ द बिगेस्ट एम्प्लॉयर्स है, सबसे ज़्यादा रोजगार देने वालों में से है। आपके बड़े बड़े एक्सपोर्ट्स वहाँ से होते हैं। आपका GDP का, अब मुझे याद नहीं है, एक साइजेबल पोर्शन जो है वो कपड़ा इंडस्ट्री से आ रहा है। लेकिन आपने ये इंप्रेशन दे दिया मीडिया में, सब लोगों ने ये कहा भैया स्मृति ईरानी जी का डिमोशन हो गया। अब मुझे नहीं पता कि उनकी अपनी अंदर मन की बात क्या थी। क्या उनको भी बुरा लगा? उनको भी क्या यही लगा? क्या उनके आसपास के लोगों को, उनके दोस्त, परिवार, इन लोगों प्रियजनों को भी यही लगा? ये मुझे नहीं पता। लेकिन मुझे उस वक्त ये लगा था, और इसीलिए मैंने ये स्टोरी की थी, ये पूरा सेगमेंट किया था पूरा 10 मिनट का, कि ये डिमोशन नहीं है। तो सॉफ्ट टॉपिक्स जो होते हैं, विमेन एंड चाइल्ड के हो गए, महिलाओं के, बच्चों के हो गए, या हेल्थ के, स्वास्थ्य तो मतलब अब मैं कहूँगी 2020 के बाद लोगों को ये लगने लगा है कि नहीं भाई ये कोई सॉफ्ट टॉपिक नहीं है, एजुकेशन भी कोई सॉफ्ट टॉपिक नहीं है। तो ये एक अच्छी बात है। लेकिन दुख की बात यही है कि फिर महिलाएं अपने आप को उससे दरकिनार करती हैं। अब उसमें क्या कर सकते हैं? जो बात आपने अभी नोटिस में लाई, इस एंगल से अगर आप ना होती तो मैं नहीं सोच पाती। 2010 में राज्यसभा में रिजर्वेशन बिल पेश किया गया था, वहाँ पास हुआ था क्या 2010 में? वो तो होता तो अभी हम
इस पर चर्चा ही नहीं कर रहे होते शायद, हमें ये नहीं कहना पड़ता कि लो रिप्रेजेंटेशन है। तो ये तो आप भी अच्छी तरह से जानते हैं कि कहाँ पास हुआ कहाँ नहीं हुआ, तो अड़चने क्या रही वो भी हम सभी जानते हैं, लेकिन खबरों में वो कभी आता है क्या? उसकी आपने रिसर्च अगर की थी तो आपको कितना मटेरियल मिला? तो उस समय जो 2010 में जो रिजर्वेशन बिल लाया गया था कि 33% महिलाओं की संख्या तय की गई थी ना, आज भी तो वो 33% हमें नहीं दिखता। और क्यों वो बिल अब तक, मतलब हम हर कुछ दिनों में देखते हैं कि इस पर चर्चा होती है, और ये जो कहते हैं ना मीडिया में, एकदम बोगस टॉपिक हो गया है, सालों से चल रहा है, कुछ नहीं होना है, बीच बीच में एक हाथ कोई आके महिला बाइट दे देती है तो बात उठ जाती है। जबकि मैंने ये शो करने से पहले जो यूट्यूब पे हम सर्च करते हैं ना, विमेन इन इंडियन पार्लियामेंट, मैंने जब ये डालकर सर्च किया तो मुझे 2-3 एमपीज के ऐसे बयान दिखे, अच्छा, जिसमें वो इस बात के समर्थन कर रही है कि होना चाहिए, जो अलग अलग पार्टी लाइन की थी। जैसे प्रियंका चतुर्वेदी की बाइट थी, सोनल मानसिंह की बाइट थी। तो महिलाएं तो उठा रही है इस मुद्दे को समय समय पर, कहाँ अटक रहा है, क्यों लोग नहीं चाहते? वोट डालने वाले तो सारे पुरुष हैं। जब आपकी 78 महिलाएं ही हैं लोकसभा में और वो 78 वोट पड़ेंगे, उसके बाद जब पार्टीज के अंदर वो इच्छा शक्ति नहीं है तो फिर कहाँ जाएगा वो? देखिए, वो एक ज़रूरत है उसकी, वक्त के हिसाब से देखें तो उस तरह के एक बिल की ज़रूरत थी, लेकिन उसको कोई पार्टी सीरियसली नहीं ले रही है। आप किसी पार्टी के लिए ये नहीं कह सकते कि हाँ भाई ये वाकई में इसको लेकर के सीरियस हैं। जिन पार्टियों की नेताएं महिला रही हैं वो भी उसको सीरियसली नहीं लेती हैं। क्यों? क्योंकि वो अपने आप को फेमिनिस्ट, अपनी फेमिनिन साइड से अलग करना पसंद करती हैं। वो एक बहुत ही जेंडर न्यूट्रल इमेज प्रोजेक्ट करना पसंद करती हैं। तो महिलाओं के मुद्दे को, महिलाओं के रिजर्वेशन के मुद्दे को वो उतना नहीं उठाती। जबकि अगर, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि 77 कंट्रीज करीब, हाँ मेरे ख्याल से 77 कंट्रीज ऐसी हैं जहाँ पे किसी न किसी तरीके से कोटा या यहाँ तक कि यूएई में, यूएई की जो काउंसिल है, फेडरल काउंसिल है, उसमें आधी महिलाएं हैं। तो हम कितनी जल्दी उंगली उठाते हैं ना कि ये देखिए इस्लामिक कंट्रीज हैं, इनमें ये नहीं होता। पाकिस्तान में देयर इज, वहाँ पे भी रिजर्वेशन है, आपके आसपास के सभी देशों में है। तो फिर हमें कौन रोक रहा है कि हम अपनी महिलाओं को रिजर्वेशन देने से, मतलब उनको डिनाई करें, उनको ना दें? क्या वजह क्या लगती है इसको आगे? मतलब आपने एक रीज़न तो ये बताया, लेकिन जब मैं देखती हूँ इलेक्शन के रिजल्ट्स आते हैं, हर बार यही होता है कि महिलाओं का जो वोटिंग परसेंटेज था वो ज़्यादा है पुरुषों के मुकाबले, ज़्यादा महिलाओं ने आकर वोट दिया। जो भी पार्टी जीती है उनके जो स्टैटिस्टिक्स जब पढ़े जाते हैं या देखे जाते हैं, ऑब्जर्व किए जाते हैं, तब भी ये बात सामने आती है कि उस पार्टी को महिलाओं ने ज़्यादा वोट दिया, महिलाओं की पहली पसंद वो पार्टी रही थी, तभी वो पार्टी सत्ता में आई है। तो वोट तो उनको महिलाओं से मिल रहा है, तो वो क्यों टिकट्स नहीं देना चाहते, या वो इस आधार पर क्यों नहीं सोचना चाहते? मतलब इससे तो उनका फ़ायदा ही होगा ना अल्टीमेटली। अगर जैसा आपने बीच में वो डेटा भी बताया था कि अगर महिलाओं को टिकट दिया जा रहा है तो 70% ऐसी महिलाएं हैं जो जीत कर ही आ रही हैं। तो इंटेंशन की कमी है उनकी, या फिर उनको लगता है कि ये मुद्दा उतना ज़रूरी नहीं है? आप ये देखिए कि डिसीजन मेकर्स कौन हैं, इस पर फैसला लेने वाले कौन हैं। टिकट जो बंटते हैं, जो कमेटियां बनती हैं, जो प्रभारी होते हैं, जो प्रदेश अध्यक्ष होते हैं, जब एमएलए के लेवल के टिकट बंटते हैं, या जिस तरीके की भी बॉडी फॉर्म होती है कि टिकट का बंटवारा कैसे हो, उसमें महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन नहीं होता है। या तो कोशिश करके कोई पार्टी कहे कि नहीं भाई हम तो एक महिला कम से कम रखेंगे, अगर उनके सीनियर लेवल पे भी महिलाएं होती हैं तो वो उस प्रोसेस में उतनी इन्वॉल्व नहीं की जाती हैं। अगर ऐसा ना होता तो बहुत सीनियर नेता हैं जिन्होंने बहुत लेट अपनी लाइफ में भी पार्टियां बदली हैं, रीता बहुगुणा जोशी रही हैं, उन जैसी महिलाओं को क्यों बदलनी पड़ी हैं? क्योंकि टिकट बंटवारे में उनकी सुनी नहीं गई। तो ऐसे में ये कोई मेरे ख्याल से इसमें कोई चौंकाने वाली बात नहीं है, या ये कहना कि क्या वजह होगी, इट इज़ क्वाइट प्लेन। ये साफ है कि वो सीरियस टॉपिक उनके लिए है ही नहीं, वो बल्कि उसको अड़चन मानते हैं। अगर आप महिला का, आप कहेंगे कि भाई महिलाओं को भी टिकट देना, वो उनके लिए एक बर्डन हो जाएगा, एक एडेड प्रेशर हो जाएगा कि यार अब हमें इतने जातीय समीकरण देखने हैं, क्षेत्रीय समीकरण देखने हैं, पैसा देखना है, हमें ये देखना है कि कौन सा ट्विटर पे ट्रेंड ज़्यादा करता है, किसकी ऑनलाइन फॉलोइंग भी ज़्यादा है, किसका इम्पैक्ट ज़्यादा होता है, कौन बोलने में तेज़ है, स्टूडियो में कौन सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट कर सकता है टीवी के। तो ये सारी
चीज़ें जब देखनी है उसमें हम एक और अगर डाल दें कि भाई महिलाओं को भी प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन देना है, उनका प्रतिनिधित्व भी होना चाहिए, तो पार्टियां ये चाहती नहीं हैं और उन पार्टियों को गवर्न करने वाले लोग नहीं चाहते हैं। तो जैसा मैं आपसे कह रही थी कि एक वो जनरेशनल चेंज जब आएगा तो शायद कहीं ना कहीं वो बदलाव आ जाए कि हाँ भाई अब हम कह सकें कि हाँ महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन ऊपर जा रहा है। देखते हैं अगले इलेक्शंस में क्या होता है, कितनी पार्टियां कितने टिकट देती हैं और कितनी महिलाएं जीत के आती हैं। उसके बाद क्या पता हम फिर से यही बात कहेंगे कि ऐतिहासिक रहा है, सबसे ज़्यादा महिलाएं इस बार आई हैं। देखते हैं। मतलब एक तरफ तो ये पीठ थपथपाने वाली बात है कि कहाँ से सफ़र शुरू किया था और कहाँ तक हम पहुँचे हैं। जब आप वो देखेंगे तो आपको लगेगा कि बस यहीं तक ही पहुँचे हैं। 13% पे पहुँचे हैं हम लोकसभा में और 10% पर पहुँचे हैं हम राज्यसभा में। और दूसरी तरफ आप अपनी पीठ ये बोलकर थपथपा सकते हैं कि ऐतिहासिक रूप से नंबर ज़्यादा। मैं आपको यहाँ एक सेकंड के लिए इंटरप्ट करती हूँ क्योंकि मैंने राज्यसभा शब्द बोल दिया, तो मैं आपको बोल राज्यसभा में आने से कौन रोक रहा है? आप मुझे ये बताओ, राज्यसभा में तो आपको टिकट भी नहीं देना है, आपको पॉपुलैरिटी की चिंता नहीं करनी है, आप दीजिए टिकट महिलाओं को, आप दिखाइए कि आप और कितनी महिला नेता हैं जो कि अच्छी वक्ता हैं और वो राज्यसभा में आई हैं और रही हैं। लेकिन पार्टियां, अगर आप राज्यसभा का कॉम्पोजिशन भी देखते हैं तो उसमें भी महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन उतना नहीं है, जबकि पार्टियों के हाथ में वो, मतलब हम कहते हैं कि इलेक्शन होता है लेकिन हम सभी जानते हैं कि पार्टियों के हाथ में है कि वो चुन के किसको नामित करें। तो ये भी एक पॉइंट है कि राज्यसभा में क्यों नहीं है फिर उनका रिप्रेजेंटेशन, अगर आप लोग इतने ही विमेन इश्यूज़ को उठाने वाले और जेंडर पैरिटी करने वाले लोग हैं। और संसद के अंदर की तो बात हमने कर ली। एक स्टडी का डेटा आपको ये भी बता दूं कि 1 in 7 ट्वीट अबाउट इंडियन पॉलिटिशियन ऑन इंटरनेट इज़ अब्यूसिव। तो ये भी एक सच है कि जो मेल पॉलिटिशियन नहीं फेस करते हैं वो फीमेल पॉलिटिशियन फेस करती हैं, चाहे वो पार्लियामेंट के अंदर हो चाहे पार्लियामेंट के बाहर हो, कि वो अब्यूसिव होंगे। लोगों की टेंडेंसी है ही कि एक महिला है तो उसको उस छवि से बाहर तो वो देख नहीं सकते कि इसको कुछ भी बोलने से पहले एक बार सोचें। जो बात हम मैं और सौरभ अभी शो के पहले कर रहे थे, लोग कहते हैं ना वाई नीड ऑफ फेमिनिज्म, वाई नॉट इक्वालिटी। आप तो बराबरी की बात करते हैं तो आपको बराबरी से आप बराबरी की ही बात करो, फेमिनिज्म शब्द क्यों आता है? फेमिनिज्म शब्द ही हम इसलिए लाते हैं क्योंकि महिला होने के नाते उसको ये सब फेस करना पड़ रहा है ना। अगर वो महिला ना होती तो वो ये वाली प्रॉब्लम ना फेस करती, अगर वो महिला ना होती तो 7 में से 1 ट्वीट जो गाली के तौर पर उसे मिल रहे हैं नहीं मिलते। बिल्कुल। और महिलाओं को गाली दे देना बड़ा आसान होता है। क्यों? क्योंकि आप एक पुरुष को एक अलग चश्मे से देखते हैं और ये आप मैं थोड़ा सा एक हो सकता है थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल हो, बट मैं ये कहूँगी कि अगर आप अपने ही आसपास, मैं सब व्यूअर्स को कह रही हूँ, आप अपने आसपास अपने वर्क इकोसिस्टम में देखिए, आपकी टेंडेंसी, क्योंकि ये मैंने फेस भी किया है अपने करियर में इसलिए मैं बोल रही हूँ, कि आपकी टेंडेंसी ये होगी कि सेम एज ग्रुप और सेम एक्सपीरियंस लेवल के अगर एक महिला और एक पुरुष आपके सामने होंगे, आपकी टेंडेंसी सर बोलने की पहले होती है मैम की बाद में। आप एक रिस्पेक्ट जो है वो आप एक पुरुष को ज़्यादा जल्दी देते हैं बनस्पत इसके कि आप एक महिला को देते हैं। इसमें मैं किसी की भी गलती नहीं मानती हूँ, मैं कंडीशनिंग की ही गलती मानती हूँ। जब हम पालने में होते हैं तब से वो शुरू हो जाता है, जब हम पैर पहले अपने 2 कदम निकालते हैं, चलना सीखते हैं, तब से वो शुरू हो जाता है कि एक लड़की को ये सिखाया जाता है कि वो एक बैक सीट ले हमेशा पुरुष से, ड्राइवर सीट में हमेशा पुरुष ही बैठेगा, ये कहीं ना कहीं हमें सिखाया जाता है। और संसद क्या है? संसद तो वो इंजन है जो इस देश को चलाता है, तो फिर उस ड्राइवर सीट में महिलाओं को बिठाने में झिझक तो होगी ही लोगों की। आप जो एग्जाम्पल्स दे रही हैं इतने रिलेटेबल, इतने कनेक्टिंग और ये इतनी आसान भाषा में है कि मुझे लगता है कि जब ये मुझे इतनी आसानी से समझ में आ रहा है तो जो व्यूअर्स हैं उनको भी ये जो नया पर्सपेक्टिव जिस पे हम बात कर रहे हैं, जिस पर आपको यूजुअली नहीं जानने कहीं मिलेगा, वो आपको समझ आ रहा होगा। मैं आखिरी सवाल पूछूंगी, क्या सल्यूशन हो सकता है आपके हिसाब से? क्या होना चाहिए कि महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन बढ़े, ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं आएँ, और क्या किया जाने की ज़रूरत है? हम एज ए इंडिविजुअल क्या करें, पॉलिटिशियंस और पॉलिटिकल पार्टीज़ क्या कर सकती हैं? तो जब कई साल पहले मैंने मास कम्युनिकेशन के एग्ज़ाम को देने की पढ़ाई की थी, तो उस टाइम पे कम्युनिकेशन के बारे में हम पढ़ रहे थे, तब मैंने पढ़ा कि अगर आपको किसी भी समाज में कोई बदलाव लाना है, बड़े लेवल पे लाना है, तो
पहले आपको शुरुआत करनी पड़ती है कानून बनाने से। पहले कानून बनता है, उससे उसमें फाइन, पेनल्टी वो सब आती है, उससे बदलाव आता है एक सोशल बिहेवियर में, और उसके बाद ये देखा जाता है कि वो एक आम सी बात बन जाती है। वो आपकी सीट बेल्ट पहनने के ही आप एग्जाम्पल से देख लीजिए। पहले कानून बना, उस पर लोगों को फाइन कटने लगे। आज की डेट में आप गाड़ी ऑन करते हैं और सबसे पहले अपनी सीट बेल्ट लगाते हैं, इसलिए नहीं क्योंकि आपको अब तो, अभी तो मुझे याद नहीं क्योंकि हाई कोर्ट ने बढ़ा दिए थे रेट्स, एक टाइम पे 100 रुपए का चालान था, 2000 रुपए, अब 2000 हो गए। हाँ, अब तो बढ़ चुके हैं, पर मैं एक टाइम की बात बता रही हूँ जब 100 रुपए का चालान होता था, लेकिन सब अपनी सीट बेल्ट बांधते थे। मैं दिल्ली शहर की बात कर रही हूँ, छोटे शहरों में अभी भी उतना रेट नहीं है लगाने का। तो ये बदलाव कैसे आया? कानून बना, इसलिए लोगों ने अपने बर्ताव को बदला। तो यही हमें इसमें भी देखना पड़ेगा। जब आप एक कानून लाएंगे, आप महिलाओं को आगे पहुंचाएंगे, भले ही वो महिलाएं उस वक्त सीट भरने के लिए ही आ रही हों, लेकिन सीट भरते भरते भी हमने देखा है कि कुछ महिलाएं काफ़ी सशक्त बन गई, उन्होंने सूबे के सूबे गवर्न कर लिए। तो मैं ये कहती हूँ कि क्यों नहीं ऐसा हो सकता कि आप महिलाओं को वहाँ आने दें कानून के जरिए, और फिर धीरे धीरे आपके समाज में, आपकी थिंकिंग में बदलाव आएगा। और उसके साथ मुझे लगता है कि पक्का अगर आप विमेन रिजर्वेशन बिल को वो तरजीह दे करके उसको पुश करते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज अपने यहाँ अफर्मेटिव एक्शन रखती हैं कि वो कहती हैं नहीं, हम अपने यहाँ महिलाओं को इतने टिकट तो देंगे ही, तो ज़रूर एक बदलाव आएगा। अगली बार अगर कोई आपसे पूछे ना कि क्या फ़ायदा होगा, तो जो बात अभी अभी अंजलि ने कही, ये लॉजिक नोट करके रख लीजिए, उनके आगे यही लॉजिक दे दीजिएगा। इस सेगमेंट को मैं यहीं क्लोज करती हूँ, क्योंकि मेरी तरफ से तो कोई सजेशन यहाँ है नहीं। मैंने जैसा कहा था शुरू में कि ये एक मास्टर क्लास टाइप का एपिसोड है, जिसमें मैं अंजलि से बहुत सारी चीज़ें सीखूंगी। उनका जो एक्सपीरियंस है, उनका जो प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है, वो इतना ज़्यादा है और वो इतना एनरिचिंग है। जो आपने एग्जाम्पल्स जैसे उन्होंने दी और इतनी आसान भाषा में समझाया, इससे आपको पता चल ही गया होगा। सबसे आखिरी सेगमेंट की तरफ बढ़ती हूँ, ये रिकमेंडेशन का सेगमेंट है। अंजलि, इसमें आप दर्शकों को, मुझे बता सकती हैं जो भी आपने देखा हो, पढ़ा हो, और आप चाहती हैं कि लोग देखें, पढ़े, उसमें से कुछ ऐसा फ्रूटफुल निकल के आ सकता है जो लोगों के काम आए। तो मैं वैसे टाइम कम मिल पाता है, लेकिन अभी मैंने एक फ़िल्म देखी और वो थी मिसबिहेवियर। ये एक अंग्रेज़ी की फ़िल्म थी जिसमें कीरा नाइटली हैं, बेहद अच्छी अदाकारा हैं वो। यूके की एक फ़िल्म है ये, और इसमें ये दिखाया गया है कि 1970s के मिस वर्ल्ड कंपटीशन में कुछ महिलाओं ने वहाँ जाकर इतना धमाल मचा दिया था, बाद में अरेस्ट भी हो गई थी, कि उनको टीवी का उसका प्रसारण रोकना पड़ा था। और ये पूरा प्लानिंग के तहत किया गया था, क्योंकि उसे करने वाली जो महिलाएं थीं वो इतनी तंग आ चुकी थी कि उनका कहना था कि सिर्फ एक जगह पे और महिलाओं को इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, और उनके शरीर को देख करके, या उनके बालों को देख के, उनके दांत को देख करके उनको पॉइंट्स दिए जाते हैं, वो कैटल मार्केट होता है। तो ये उन्होंने ये बात कही थी, और अपनी बात को लोगों तक दुनिया भर में पहुंचाने के लिए उन्होंने वहाँ जाके धमाल कर दिया था, और नकली गन लेकर के पिचकारी मार दी थी। तो वो पिक्चर मुझे काफ़ी अच्छी लगी, क्योंकि उसमें मुझे पता चला कि इसके बारे में मुझे पता था, पर मुझे ये नहीं पता था कि उसके अगले दिन पूरी दुनिया के अखबारों में वो हेडलाइन थी। और उसी साल साउथ अफ्रीका ने 2 महिलाओं को भेजा था, अपार्थाइड की वजह से उनको बॉयकॉट करने की मांग उठ रही थी, तो उसकी वजह से उन्होंने 2 महिलाएं भेजी थी, एक श्वेत एक अश्वेत, अपने रिप्रेजेंटेशन में। तो ये मेरे लिए एक इंटरेस्टिंग रहा, इसे आप देख सकते हैं, अच्छी फिल्म है। और मेरे को 1970s का फैशन बहुत पसंद है, तो इसलिए भी मुझे बहुत अच्छी लगी। ये आपने कहाँ देखी, नेटफ्लिक्स पर या? हाँ, ये किसी मैंने OTT प्लेटफॉर्म पे ही देखा। ठीक है, इतना तो हम भी मेहनत कर ही लेंगे, गूगल कर लेंगे कि कहाँ पर मिलेगी। अभी मुझे याद आया, ये जब बैकग्राउंड बता रही थी अंजलि, जब हरनाज कौर संधू अभी कंपटीशन जीती थी, तो उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि एवरी गर्ल इज़ यूनिक इन हर ओन वे, आपको आप जैसे हो वैसे एक्सेप्ट करना चाहिए, आपको खुश होना चाहिए। उसके अगले दिन, अगर मैं गलत नहीं हूँ, तो द हिंदू में एक कॉलम छपा था, मैं उसका लिंक आपको दे दूंगी क्योंकि मेरे पास आज भी वो सेव्ड है, जिसमें कहा गया कि आप ये बात वहाँ से कह रही हैं जहाँ पर आप उसी कंपटीशन से होके गुजरी। अगर लड़की 5'7" नहीं है, उसकी हाइट कम है या उसकी हाइट ज़्यादा है, उस मतलब 6'2", 6'3" से, तो वो उस कंपटीशन का पार्ट नहीं हो सकती। अगर उसका वजन ज़्यादा है, अगर उसका बॉडी टाइप वैसा नहीं है, तो वो उस कंपटीशन का पार्ट नहीं हो सकती। आप कहाँ यूनिकनेस सेलिब्रेट करने की बात कर रहे हैं? तो हमें कई बार ऐसे कंपटीशन से लगता तो है कि अच्छा चलो इंडिया का नाम रोशन हुआ, अच्छा हुआ, लेकिन हमें
अब ज़रूरत है कि हम उसके बैकग्राउंड को भी देखें कि जिस तरह से जो प्रोसेस है कि वो वाकई है जिसके बारे में वो हमें बिलीव करने के लिए कह रहे हैं, कि वो उस प्रोसेस पर बिलीव करते हैं जो डाउटफुल है। मेरी तरफ से थी तो 3 किताब, एक किताब सौरभ ले गए हैं, नेता नगरी में रिकमेंड की है, तो नेता नगरी की फुर्सत की सलाह वाला सेगमेंट आप देखिएगा, वही मेरा भी रिकमेंडेशन था। दूसरी किताब है बर्थडे गर्ल। मेरा लास्ट मंथ बर्थडे था तो मुझे ये किताब बर्थडे पर मिली और मैं इस वीक इसे पढ़ने का समय निकाल पाई क्योंकि बहुत सारे पेंडिंग काम ऐसे थे। ये बहुत प्यारी किताब है और शायद 40 पन्ने 42 पेजेस मुराकामी की की है। हाँ, अच्छा, मुराकामी की है, 42 पेजेस की है। बैकग्राउंड ये है कि एक लड़की है, उसका जन्मदिन है, फ्राइडे नाइट है, वो जल्दी से घर जाना चाहती है और फिर वहाँ से स्टोरी शुरू होके। ऐसी किताबें इसलिए पढ़नी चाहिए क्योंकि आपको ना छोटी छोटी स्टोरीज से बहुत गहरी गहरी बातें सोचने का स्पेस मिलता है। ये आपको ज्ञान देती नहीं है, जैसे मैं और अंजलि अभी बात कर रहे थे, हम तो बहुत सारी बातें नॉलेज की कर रहे थे, ये देती नहीं है, ये आपको फ्री एंड दे देती है, आप जैसे परसीव करो आपके ऊपर है। दूसरी मैं एक छोटी सी बात इसमें और बता दूं, और एक मैं आपको इनसाइडर टिप भी दे देती हूँ। अगर आपको अपनी लैंग्वेज को बेहतर करना है, चाहे वो अंग्रेजी हो या हिंदी हो, तो रीडिंग इज़ ए गुड थिंग, बहुत बढ़िया चीज़ है। मेरा तो ये मानना है। एकदम अग्री करती हूँ मैं, समय नहीं निकाल पाती हूँ, फिर भी सिर्फ ऐसी बातों को याद करके ना 5 मिनट की नींद कम करके, ठीक है कोई ने खुद को ऐसे पुश दे देकर नियम बांध ही लिया है कि दिन के 5 पन्ने पढ़े बिना नहीं सोऊंगी। दूसरी किताब वी.आर. देविका की लिखी हुई है, इस पर मैं किताब वाला का एक एपिसोड भी करूंगी। वी.आर. देविका के बारे में आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ कि ये भी गांधीयन आइडियोलॉजी पर बिलीव करती है, जिस पर मुझे बहुत भरोसा है। मुझे आज भी लगता है कि ये गांधी का देश है, गांधी के आदर्शों पर चलने वाला देश है। कुछ लोग मुझसे असहमत हो सकते हैं और यहाँ पर जैसा मैंने अंजलि को भी बताया था, लेट्स अग्री टू डिसअग्री वाला नियम चलता है तो चलेगा। तो ये भी बहुत प्यारी किताब है, एक ऐसी लीडर के बारे में है जिनके बारे में आपको और हमें नहीं पता। आज़ादी का अमृत महोत्सव हम बनाने वाले हैं, सोचिएगा, याद करिएगा कि आपको कितनी महिलाओं के बारे में पता है, कितनी महिला फ्रीडम फाइटर्स के बारे में आप जानते हैं। भगत सिंह के बारे में तो आपने पढ़ा, जाना, सुना होगा। दुर्गा भाभी का भी बहुत बड़ा रोल था, उनका नाम भी आप में से कई लोगों ने नहीं जाना होगा, मुझे भी नहीं पता था जब तक मैंने नहीं पढ़ना शुरू किया। सरोजनी नायडू का जो पूरा रोल था, सरोजनी नायडू का तो चलो फिर भी नाम आता है, कस्तूरबा गांधी जो लास्ट मैंने अभी किताब वाला के एपिसोड में बात की, बा की एक पूरी अलग लाइफ थी जिसके बारे में हमें पता ही नहीं है। और अंजलि आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ, हमने अक्सर पढ़ा है ना कि कस्तूरबा को पढ़ना लिखना नहीं आता था, वो लिख नहीं सकती थी, वो अनपढ़ है। ये बात बिल्कुल गलत है। वो गुजराती में उन्होंने खुद डायरी लिखी है, डायरी एंट्रीज की हैं जब वो गांधी से अलग रहती थी, और कई डायरी एंट्रीज में उन्होंने बस ये लिखा है, आज सुबह उठी, नाश्ता किया, प्रार्थना की और सो गई। कभी कभार ऐसे भी होता है कि अगर आपको अंग्रेजी पढ़ना लिखना नहीं आता है तो आपको पढ़ना लिखना ही नहीं आता है ये परसेप्शन आ जाता है। तो ऐसे ही कुछ परसेप्शन उस वक्त भी रहा होगा। और उन्होंने जो एंट्री की है, जो उनके पड़पोते हैं जिन्होंने ये किताब लिखी, तुषार गांधी, उन्होंने ये बात कही कि लोगों ने कहा कि हो सकता है ना भी हो, लेकिन मैं मानने को तैयार नहीं हूँ, क्योंकि गुजराती में भी कई जगह पर कहीं अस्पताल लिखा है, कहीं अस्पताल लिखा है, कहीं अस्पताल लिखा है। जिस व्यक्ति को भाषा की समझ नहीं होती वो अलग अलग तरह से एक शब्द को बोलने की कोशिश करता है। जैसे मेरी दादी आज भी कोई शब्द नहीं, सुपरिटेंडेंट जैसा कोई शब्द नहीं बोल पाती, तो वो कुछ कुछ अलग अलग करके कभी कुछ और कभी कुछ और वो बोलने की कोशिश करती हैं। तो वही कस्तूरबा की उस डायरी में झलक दिखी, जिससे उनको ये भरोसा है कि वो डायरी कस्तूरबा की ही लिखी हुई है। तो आप भी ऐसे फ्रीडम फाइटर्स के बारे में जानिए, पढ़िए और ये देखिए कि कितने सिस्टमैटिकली महिलाओं को रिमूव किया जाता है। और लग रहा होगा कि कौन सी दुनिया की बात कर रही है, बट ये है, विथ टाइम आप देखेंगे जितने विकिपीडिया पेजेस हैं उसमें से महिलाओं के मतलब कितनी महिलाओं पर विकिपीडिया पेजेस हैं और कितने पुरुषों पर विकिपीडिया पेजेस हैं। तो फ़र्क आपको धीरे धीरे समझ में आएगा और फिर आपको ये भी रीज़न समझ में आएगा कि वाई वी नीड चैनल लाइक ऑर्डिनरी, वाई वी नीड शोज़ लाइक जनाना रिपब्लिक टू डिस्कस दीज थिंग्स। और कोई बात अगर अंजलि आप कोई सलाह, कोई बात अंत में कहना चाहेंगी तो? एक्चुअली कुछ है नहीं, मुझे तो ये लग रहा है मैंने इतना बोल दिया है। आज तक मैंने अपने करियर में इतना ज़्यादा ज्ञान एक बार में नहीं दिया। हमें तो आदत है 30 सेकंड में बोलने की, हमें आदत है 2 मिनट के अंदर बोलने की। तो ये इस बार इट वाज नाइस टॉकिंग टू यू, लर्निंग फ्रॉम यू, स्पीकिंग टू यू। और मैं आई थिंक ये पहली बार होगा शायद कि मैं कमेंट सेक्शन को भी इंटरेस्टिंगली पढ़ूंगी और देखूंगी, क्योंकि मैं देखना चाहूँगी कि क्या वाकई में हमारे जो पुरुष व्यूअर्स भी हैं वो क्या सोचते हैं इस
पूरी चर्चा जो हमने की है उसके बारे में क्या सोचते निराश मत होइएगा कोई ऐसा कमेंट हो तो। मुझे भी कई बार बहुत ऐसे कमेंट्स आते हैं, लेकिन फिर मैं उस बीच में एक लाइन खोज लेती हूँ कि कुछ तो बेहतर होगा। और अच्छा याद दिलाया आपने कमेंट सेक्शन का, क्योंकि मैंने एक एपिसोड में, शायद इससे पहले दूसरे या तीसरे एपिसोड में, मैंने कहा था कि मैं आपके कमेंट्स पढ़कर कोई एक कमेंट खोज कर लाऊंगी और फिर उस बारे में यहाँ से पढ़कर बताऊंगी कि वो कमेंट मैंने पढ़ा था। तो आज मैं निकाल कर लाई थी और ये कमेंट सुखराम नाम के किसी व्यक्ति ने लिखा है। मुझे आपका पूरा नाम नहीं पता कि यही आपका सही नाम है या नहीं है। उन्होंने लिखा था कि बात करने के लिए तो मैं भी सौरभ की तरह बहुत कुछ कह सकता हूँ, पर अभी शॉर्ट में बस यही बात कहूँगा कि ये बढ़िया शो है, बढ़िया कर रहे हो। 8-10 डिबेट की तो कोई गिनती नहीं है, पर हाँ 100 डिबेट पर जाओगे तब लोगों को समझ में आएगा कि बातें, कुछ नई बातें जानने के लिए मिल रही है, कुछ बढ़िया समझने के लिए मिल रहा है, लोगों को अपने रास्ते ढूंढने में मदद करने वाली बातें हो रही है इस शो में। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कोशिश तो हमारी यही है कि एक नया पर्सपेक्टिव दे पाए, इसीलिए प्रीति के ना होने पर भी मैं खोज कर लाई, और प्रीति के होते हुए भी कई बार मैं कोशिश करूँगी कि अब मैं इनको ज़रूर लेकर आऊँ, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग बातें बहुत आसान तरीके से अंजलि ने हमारे सामने रखी। तो कमेंट हम दोनों देखेंगे। अच्छा बुरा जो भी लगे बताइएगा। अब मुलाकात होगी अगले हफ्ते एक नए एपिसोड के साथ। अपना ख्याल रखिए। शुक्रिया।